हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेंटोर के राहुल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आप ही लोगों की तैयारियों को एक नई उड़ान, एक नई ऊंचाई देने के लिए हमारा ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। और ये है आपका क्लासरूम वाला कोर्स, यानी जो क्लासरूम में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वही कोर्स आपको मिलेगा ऑनलाइन हमारे ऐप पर। और कौन कौन से ये हैं? तो इसमें हमारा है मैथ्स स्पेशल बैच 999 में, रीजनिंग प्लस जीएस स्पेशल बैच 999 में, और इंग्लिश स्पेशल बैच 999 में। फटाफट से एनरोल कीजिए। आप सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, प्रियजनों को भी बताइए। और ये कैसे आप इस स्पेशल बैचेस को ले पाएंगे, इसके लिए फटाफट से जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। एंड्रॉयड फ़ोन पर ही अवेलेबल है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, हमारा ऐप राइस स्मार्ट करेंगे डाउनलोड और अपने आप को कीजिए वहाँ रजिस्टर और परचेज कीजिए इसमें से कोई भी कोर्स आ रही है। तो चलिए भाई, फटाफट ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं। और जैसा कि पता है, क्लासेज में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आज हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ मिले जुले सवाल बिना किसी टॉपिक के लेकर हाजिर हुए हैं। तो जो भी लोग आप जुड़ चुके हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इस सेशन का आपके साथ आनंद भी लें और फायदा भी उठाएं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर करते रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि कितना आपने सही और कितना गलत किया। तो चलिए भाई, पहला सवाल जो आप लोगों के सामने है वो है कि क्रोमोजोम्स वेर फर्स्ट सीन बाय। क्रोमोजोम को सबसे पहले, गुणसूत्रों को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कौन थे? हॉफमिंस्टर, वॉल्डेयर, वॉल्टर एस सटन, या फिर क्रिक एंड वॉटसन, फ्रांसिस वॉटसन। तो इन चारों में से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले गुणसूत्रों को देखा था? तो ये हमारा सही आंसर है हॉफमिंस्टर। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी सही आंसर किया उनके लिए थम्स अप, जो नहीं कर पाए याद कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वहां आप लोग जरूर इसको सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, टिश्यूज आर एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ। तो अब हमें मालूम है कि टिश्यू हम किसे कहते हैं। तो टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कोशिकाओं का एक समूह है। इसे ही टिश्यू कहते हैं या फिर उत्तक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ये हमारा सिमिलर भी हो सकता है, यानी एक जैसा भी हो सकता है, सभी कोशिकाएं एक जैसी हो सकती हैं, या फिर ये डिसिमिलर भी हो सकता है, यानी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। खैर, कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो इनमें से किसमें उत्तक यानी टिश्यू, इसकी अनुपस्थिति होती है? प्लेटिहेल्मिंथ, आर्थ्रोपोडा, स्पॉन्जेज, एनेलिटा। प्लेटिहेल्मिंथ जिसे हम क्रीमी के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर ये पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट, शरीर के अंदर रहता है। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा जिसमें तलचट्टा, झींगा मछली, कॉकरोच, वही तलचट्टा हो गया, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, मकड़े, ये सभी आते हैं। स्पंज या फिर एनेलिडा। एनेलिडा जिसके अंदर केंचुआ आता है, अर्थवॉर्म। तो भाई इसका सही आंसर जो हमारा है वो है स्पॉन्ज, जिसे हम पॉरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों ने इसको सही किया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। मालपीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग हैं किन में? कॉकरोच यानी तिलचट्टे के अंदर, प्लेटिहेल्मिंथ यानी चपटे कृमि के अंदर, एस्केरिस या फिर पाइला। एस्केरिस ये हमारा आता है, एस्केरियसिस पॉज करता है, यानी कि ये गोल कृमि है। एस्केलमिंथ के अंदर आता है, गोल कृमि कहलाता है। ये हमारी आंतों में होता है, खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि वो जब गुड़क गुड़क के चल रहे होते हैं तो हाथ में काफ़ी गंदगी लगी होती है, वो उसको मुंह में डालते हैं या गंदी चीज़ें खा लेते हैं, जिससे पेट में कीड़े होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा सही आंसर आ चुका है, वो है तिलचट्टा।
मालपीगियन ट्यूब्यूल्स इसमें उत्सर्जी अंग के तौर पे उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किडनी सिक्रीट्स एंड चेंजेस प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन। किडनी से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका काम क्या होता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है ना, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है। तो कहता है उस एंजाइम का नाम क्या है वो बताइए फटाफट से। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है रेनिन, फिर नाइट्रोजिनेज है, हाइड्रोलेज है या फिर मोनोऑक्सीजिनेज है। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? ठीक है, तो देखिए ये हमारा होता है किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर ये हमारा एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है ये है रेनिन। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और बताऊं कि ये हमारा जिसमें डबल एन होता है, ये रेनिन ये हमारे स्टोमक के अंदर सिक्रेट होता है और इसका काम क्या होता है, केसीन यानी कि मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम होता है। तो केसीन यानी मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है, डबल एन वाला। और ये रेनिन जो बनता है वो छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में ही देखने को मिलता है। जैसे ये बड़े होते जाते हैं, 6-7 साल के उम्र के पास आते आते रेनिन डबल एन वाला ये हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन अब हमारे शरीर में नहीं होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट। जिप्सम को हम सीमेंट में क्यों डालते हैं, जल्दी से देखिए। ऑप्शन क्या है, रिड्यूसेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के जमने की जो समय है उसको ये कम कर देता है। प्रोड्यूसेस वेरी लाइट कलर सीमेंट, यानी कि अगर हम जिप्सम को मिलाते हैं तो सीमेंट जो गहरे रंग का बनता है वो कहता है वो थोड़ा हल्का यानी थोड़ा उजला सा सफेद सा होगा। इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट को जमने में जो समय लगता है उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, और शाइनिंग सरफेस इज फॉर्म्ड, या फिर एक चमकदार सतह बनाता है। क्या करता है, तो देखिए जिप्सम जो होता है ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम होता है। अब इसी जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये CaCO3 डॉट हाफ H2O, सिर्फ हाफ H2O रह जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो हाफ जैसा मॉलिक्यूल ऐसे समझ पाना मुश्किल होता है, तो कई बार आपको बताऊं कि इसकी जगह आपको फॉर्मूला ऐसा भी लिखा होगा 2CaCO3 डॉट H2O। ठीक है, तो जैसे अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2/2 1H2O और 2CaCO3। तो आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया जिप्सम। ठीक है, तो ये इसलिए मिलाते हैं ताकि सीमेंट जो है जल्दी ना जम जाए, है ना। उसके आद्रडन का जो समय है, सीमेंट के जमने का जो समय है, ये उस समय को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग। ये निद्रालु रोग जिस पैरासाइट की मदद से होता है, कहता है वो पैरासाइट हमारा कौन सा है, जल्दी से बताइए। निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जनजातीय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हिस्टोमोनास, ट्रिप्नोसोमा, एगोमोनी या फिर नाइग्लेरिया, ये 4 नाम हैं। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा से। तो ट्रिप्नोसोमा इससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो विनेगर जो होता है ये हमारा 4% एक्वस मतलब जलीय, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक
एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। ठीक है, ये है हमारा एसिटिक एसिड। तो 4% जलीय घोल हमारा ये क्या बनता है, एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम विनेगर यानी सिरका के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर इसका क्या आ रहा है, एसिटिक एसिड। जिन लोगों ने भी अभी तक सब सही किया है, वेरी गुड। और आप लोग अपना भी परफॉर्मेंस चेक करते रहिए कि अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आउट ऑफ 7 कितने आंसर्स आपने सही लगाए हैं और कितने गलत लगाए। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कि मलेरिया पैरासाइट इज। तो मलेरिया पैरासाइट जो है इसका नाम, इसके नाम की बात करें कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये इसके स्पीसीज हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन मेन नाम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। ये किस समूह से, किस संघ से संबंधित है, क्या ये एक बैक्टीरिया है, एक प्रोटोजोआ, एक वायरस है या फिर एक फंगस है ना, ये जीवाणु है या प्रोटोजोआ, विषाणु या कवक, क्या है। तो प्रोटोजोआ ये हमारा इसका सही आंसर बन रहा है। तो मलेरिया पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का ही एक दूसरे सदस्य की बात करें तो यह हमारा अमीबा, इसी प्रोटोजोआ के सदस्य का ही, प्रोटोजोआ का ही एक सदस्य। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन O2- आयन इज। O2- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम बात करें O का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये होता है 2 और 6, लेकिन ये O2- है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, बाह्यतम कक्षा में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल सही, बस थोड़ा सा समझना है, आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एक प्लांट हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन का उदाहरण है। अब इंसुलिन ये इंसानों में पाया जाता है, थायरोक्सिन इंसानों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन इंसानों में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर आ गया, तो जिबरलिन है ना। तो इसमें जो अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स की, तो प्लांट हार्मोन्स के अंदर क्या आते हैं, ऑक्सीन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एसिटाइलिन और फ्लोरिजेन, ट्रोमैटिन, ये इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA के नाम से भी जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा प्लांट हार्मोन्स हो गया जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो सबको याद रखेंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा ये हाई लेवल का है। डिसप्रोपोर्शनेशन यानी असमानुपातन अभिक्रिया कौन नहीं दिखाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, असमानुपातन अभिक्रिया दिखाने के लिए कम से कम 3 अलग अलग तरह की संयोजकता होनी चाहिए। तो कम से कम 3 संयोजकता उसकी होना चाहिए, संयोजकता उसकी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें एक
जो जीरो होता है, जो शून्य संयोजकता है, वो तो हर एक किसी का होता है अगर वो अनकम्बाइंड स्टेट में है तब। तो इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने संयोजकता में भिन्नता दिखाएगा यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करता होगा, उसी के अंदर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो अगर हम बात करें तो क्लोरीन में हमारा -1, 0, 1, 3, 5, 7 ये सारी इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी हो सकती है अलग अलग यौगिकों के अंदर। अब देखो अगर ऐसा भी है लेकिन वो -1 में नहीं शो करेगा, +7 में अगर है तब भी नहीं शो करेगा, यानी कि असमानुपातन में क्या होता है कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण यानी रिडक्शन दोनों जो होना चाहिए वो साथ साथ होना चाहिए, साथ साथ एक ही तत्वों में। ओके सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण जब भी होता है ये तो साथ साथ ही होता है, कभी कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होती जिसमें सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा हो, और न कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें सिर्फ अवकरण हो रहा हो। होगा तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा, और नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो फिर कहता है ये कैसे हो रहा है, तो खासियत क्या है, तो ये वह आपका अभिक्रिया है रेडॉक्स का जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और उसी एक तत्व का अवकरण भी हो रहा होता है, और ये तब संभव है जब वो एलिमेंट अपने किसी भी बीच वाले ऑक्सीडेशन नंबर में हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन पे यहाँ +7 है, यहाँ +5 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर हमारा +1 है। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए 0 शो कर सकता है, 1 शो कर सकता है, 3 शो कर सकता है, 5 शो कर सकता है, जो 7 वाला है वो नहीं शो कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हमारा आ गया डी, कि डी जो है ClO4- ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दिखा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अ डायबिटिक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई ये डायबिटिक हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो हम जब खाते हैं कुछ भी मीठा खाया या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, चाहे रोटी है, चावल है, मक्का है, आलू है, कुछ भी ऐसा, जरूरी नहीं कि देखो मीठा खाने का मतलब कि आप चीनी खाएं, चीनी वाली चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ है लाइक आइसक्रीम है या खीर है या चाय है तभी शुगर लेवल बढ़ेगा, जी नहीं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जैसे मक्का हमने खा लिया ज़्यादा, आलू खा लिया, प्याज खा लिया, रोटी भी ज़्यादा मात्रा में खा लिया, चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारे बॉडी को तुरंत बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिससे ग्लूकोज उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन ये जो है वो लो करता है शुगर लेवल को, ये लो करता है, और दूसरा हमारा होता है ग्लूकागॉन जो शुगर लेवल को हाई कर देता है यानी बढ़ा देता है। तो इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है। जैसे मान लो हम जब फास्टिंग में है तो ये क्या करता है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इनसाइड द लीवर, वो इसका ब्रेक डाउन करके उसमें से ग्लूकोज रिलीज करता है। अब ये दोनों बनते कहाँ हैं, दोनों ही हार्मोन्स बनते हैं पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, है ना। अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अगर नहीं आप ऐसा याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ पैनक्रियाज ऐसा याद रख सकते। ठीक है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो यहां पर डायबिटिक पेशेंट जहां पे ब्लड में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब इंसुलिन बनना बंद हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो गया, इंसुलिन। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, जस्तीकृत लोहे में किस चीज का लेप किया जाता है।
अब देखो जिंक को ही हम हिंदी में कहते हैं क्या, जस्ता। हिंदी में नाम आपने देखा जस्तीकृत, बस हो गया आंसर हमारा, जिंक यानी जस्ता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो एक बार हिंदी में भी पढ़ के देख लेना। हिंदी वाले बच्चों को अगर हिंदी में समझ रहा है एक बार इंग्लिश भी पढ़ के देख लेना। थोड़ा सा हिंदी भाषी बच्चों के लिए इंग्लिश वाला पढ़ के समझना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश भाषी है अगर वो देखेंगे, भले मान लो आप कहोगे सर जी इंग्लिश में भी हमने तो हमेशा बचपन से लेकर 55 तक गैल्वेनाइजेशन पढ़ा, ये जस्तीकृत ऐसा तो शब्द हमने सुना ही नहीं, लेकिन यहाँ अगर पढ़ा तो थोड़ा सा मिला सकते हैं, जस्तीकृत यानी जस्ता, जिंक। तो ये हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन के कई सारे एलोट्रॉपिक हैं यानी अपर रूप हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, बकमिस्टर फुलरीन जिसे हम फुलरीन भी कहते हैं, बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं, जो कि देखने में सॉकर बॉल यानी फुटबॉल के जैसा हमें मिलता है। इसके अलावा चारकोल है, कोल है, ये सभी कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अस्थाई जो है वो कौन सा है, अस्थाई रूप कौन सा है, क्या वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या फिर कोल है? तो सबसे ज्यादा अस्थाई इसमें से जो है वो है ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल। बाइल, तो बाइल कहाँ बनता है? तो ये बनता है कहाँ? यकृत यानी कि लीवर में। लेकिन ये जमा कहां होता है, संचित कहां होता है? तो संचित होता है कहां? पित्ताशय में यानी हमारे गॉल ब्लैडर में। तो यहां पर जाके ये संग्रहित होता है और वहीं पर इसकी सांद्रता भी बढ़ती जाती है। यानी गॉल ब्लैडर दो मेजर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये टू मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, टू मेन फंक्शंस। और वो मेन फंक्शन क्या क्या है? पहला आपका स्टोरेज ऑफ बाइल यानी कि पित्त का संग्रह करना, और दूसरा है ना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। बाइल के सांद्रण को बढ़ाना यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से उसकी पावर, उसकी क्षमता जो काम करने की है वो बढ़ती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा? ठीक है, बेकिंग सोडा इन द डो, यानी बेकिंग सोडा जिसे आप ऐसे कह लो खाने वाला सोडा, ठीक है। तो खाने वाले सोडे को हम आटे में क्यों मिलाते हैं? आटे में जब आटे को गूंद रहे होते हैं तो उसमें खाने वाला सोडा मिलाते हैं, ऐसा क्यों मिलाते हैं? इसको अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपको हो सकता है कि ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि इससे CO2 गैस उत्पादित होता है। जब हम बेकिंग सोडा उसमें मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा के ब्रेकडाउन से वहां पर CO2 गैस का उत्पादन होता है। ये CO2 गैस उस आटे को जो है फुला देता है, तो स्पंजी बना देता है, और CO2 गैस निकलना चाहेगा। अब आटे के बीच में कहीं मान लो गूंधा हुआ आटा है, उसके बीच में कहीं CO2 गैस बना, वो निकलेगा तो आटे को साइड करता हुआ फिर निकलेगा तो एक पोर यानी कि कह लो छेद 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 जैसा पूरा रचना बन जाता है। यही वजह है कि जब आप ब्रेड के स्लाइस को लेते हैं, है ना, ब्रेड तो लेते ही हो मार्केट से, उसके स्लाइस लेते हो तो देखोगे क्या बड़ा स्पंजी सा होता है और उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो प्राकृतिक तौर पे ये चीज बनाने के लिए पहले यीस्ट का यानी खमीर का उपयोग किया जाता था। अब आजकल यीस्ट या खमीर की जगह हम ये केमिकल बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका यूज अगर हम और देखें तो इसका यूज जो है वो क्रिस्पी पकोड़े है ना, पकोड़े एकदम कुरारे
पकोड़े बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसन के साथ बेकिंग सोडा को भी मिला देते हैं। तो केक इंडस्ट्री के अंदर पाव रोटी यानी कि ब्रेड में, क्रिस्पी पकोड़े वगैरह बनाने में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है NaHCO3। ठीक है, तो क्या हो गया, टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मॉइस्चर बनाने के लिए नहीं, टू जनरेट मॉइस्चर बिल्कुल गलत। टू गिव अ गुड फ्लेवर बिल्कुल नहीं। गिव गुड कलर उसके लिए भी नहीं। तो अभी देखा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। ठीक है, तो हम 16 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। एनालिसिस जरूर करते रहिएगा साथ में कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस इसमें से सही बनाए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, जो बाद में अगर आपने समझ लिया हो, सीख लिया हो, तो फिर एग्जामिनेशन में उस गलती को करने से आप बच जाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल आर केप्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा जी भाई, इनमें से किसके अंदर अणुओं की संख्या जो है वो सबसे 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 ज्यादा है? तो भाई देखो, तो ये कहता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल है, ये हमारा मोलर मास के बराबर होता है। और इसी की बात करें तो 1 मोल हमारा जो है Na यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है। जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस कहलाएगा, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने या तो एटम्स हो सकते हैं, या इतने आयंस हो सकते हैं, या इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब देखो, मोलर मास यानी उसका जो है द्रव्यमान, एक तरह से कह लो कि द्रव्यमान, जो उसका परमाणु भार है या आणविक भार है, वो उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। अब देखो, हाइड्रोजन का जो आणविक भार है, उसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार, वो 1 होता है। ऑक्सीजन का देखें तो 16 होता है, नाइट्रोजन का देखें तो 14 होता है, और फ्लोरीन का अगर हम देखें तो 19 होता है। तो ये इसके मोलर मास हैं, है ना, या फिर परमाणु भार कह लो। इन सबों में कितने एटम्स होंगे? Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर उतना ही है। चाहे वो 1 ग्राम हाइड्रोजन लो, या 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लो, या फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम लो, या 19 ग्राम फ्लोरीन एटम लो, नंबर इन सब के अंदर बराबर है, एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा रूल कहता है, इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर दिया कितना गया, 4 ग्राम। अगर 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 ग्राम में कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर का 4 टाइम्स, है ना। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू Na। ये 4 ग्राम हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन के एटम्स की जो संख्या होगी वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा। तो 9 मॉलिक्यूल्स कहा है, तो हम हाइड्रोजन को H2 के रूप में लेंगे, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लेंगे, नाइट्रोजन को N2 और फ्लोरीन F2, है ना। ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। खैर, नंबर तो वही होगा, एवोगैड्रो नंबर, है ना। चाहे इतने एटम्स कह लो, या इतने आयंस कह लो, या इतने मॉलिक्यूल्स कह लो, नंबर तो वही होना है। लेकिन अब मास बदल जाएगा। 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन मिलके कितना हो जाएगा, 32। नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का मिलके कितना हो जाएगा, 28। फ्लोरीन का 19 होता है, 2 फ्लोरीन है तो मिलके क्या हो जाएगा, 38। ये इतना इसका क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम ग्राम। लेकिन ये सभी कितने के बराबर होंगे, Na के बराबर होंगे। अब देखो, यहां 2 ग्राम, यहां 4 ग्राम, तो डबल हो गया। यहां 32 ग्राम है, यहां 48 ग्राम है, तो 1.5 गुना ज्यादा है। और हाइड्रोजन 2 गुना ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन 1.5 गुना ज्यादा हुआ, ये 28, और यहां हमारा है 42। तो 8 8 16, 2 2 4 1 5, तो ये भी लगभग 1.5 गुना है। और ये 19 या 57, ये भी 1.5 गुना है। सिर्फ हाइड्रोजन अकेला है जो यहां 2 गुना है, तो इसलिए हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ड्रॉप्सी एक बीमारी है, डिजीज कॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन। भाई सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, एडल्टरेशन।
एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? अपमिश्रण, यानी खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देना जिससे कि हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है ना। जैसे बहुत सारी चीजें, हल्दी के अंदर मेटानिल येलो मिला दिया जाता है जो कि कैंसर कारक तक हो सकता है। तो इसी तरह ड्रॉप्सी में आर्जीमोन मैक्सिकाना, है ना, क्या नाम है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये एक प्लांट का नाम है ना। ये क्या है? एक पादप है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, कांटेदार, लेकिन इसके जो बीज होते हैं ना, ये बीज बिल्कुल देखने में सरसों के बीज के जैसे देखने में लगते हैं। लेकिन इस पौधे का अगर ऐसे तो आर्जीमोन मैक्सिकाना हो गया, अगर इसका हिंदी में नाम देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं सत्यानाशी। अब आप खुद समझ सकते हो कि हम इंसानों में भी सत्यानाशी किसको कहते हैं। अगर कोई घर में काम बिगाड़ देता है तो लोग बाग डांट डपट के लिए कहते हैं सत्यानाश हो, तो सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो एक बीमारी पैदा करता है जिसे ड्रॉप्सी कहते हैं। शरीर बिल्कुल फूल जाता है, दबाओगे तो एकदम दब जाएगा और दबा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे फिर फूलेगा। यानी जहां उंगली ज्यादा दबा दिया ना तो वो मांस वहां हमारा दब ही जाएगा कुछ समय के, फिर धीरे धीरे वापस अपने, लेकिन शरीर पूरा ऐसे फूला हुआ सा महसूस। तो ये आर्जीमोन मैक्सिकाना के सीड्स को, यानी इसके बीज को मिला दिया जाता है किसके साथ? सरसों के बीज के साथ। और फिर उसको पेड़ के जब निकाला जाता है तेल, तो पहुंच जाता है एक खतरनाक केमिकल आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीज का भी, जो सरसों के तेल के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे अंदर जो बीमारी पैदा करता है उसका नाम है ड्रॉप्स। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप, ऐसा संघ है जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये कहा था हमने कि ये हमारा होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर एक आता है हमारा इंसेक्ट्स। तो इनमें सबसे ज्यादा हमारा किसके अंदर आता है? इंसेक्ट्स के अंदर, कीट के अंदर। ये हमारा आर्थ्रोपोडा का एक सब उप समूह कह सकते हो है। ठीक है, नेक्स्ट, इमल्सन इज नोन एज। इमल्सन क्या है? जो दूध हम यूज करते हैं वो एक इमल्सन है, जो हम बटर यूज करते हैं वो एक इमल्सन है। तो ये हमारा क्या है? कोलॉइड्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स। तो ये कोलॉइड है। ठीक है, कोलॉइड है तब बनता है जब दो अलग अलग तरह के लिक्विड को आपस में मिला दिया जाता है, जैसे ऑयल एंड वाटर। ठीक है, पानी को और तेल को मिलाओ तो क्या ये मिक्स होते हैं? नहीं होते। लेकिन उसी को मिक्स करके जब हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं इमल्सन, पायस। ठीक है, तो इमल्सन को ही हम क्या कहते हैं? पायस। और इमल्सन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और अब पता चल गया कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। देखो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड होगा, एक लिक्विड है तो गैस होगा। लेकिन क्या कहा? टू डिफरेंट लिक्विड्स, यानी दोनों का फेज सेम है, दोनों का भौतिक अवस्था सेम होता है। ट्रू सॉल्यूशन नहीं भाई, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। डिस्टिलेशन, मिक्सचर ऑफ मेकिंग अल्कोहल, बिल्कुल नहीं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं गैमेटोफाइट्स क्या होंगे? तो लैंगिक जनन करने वाले जो पुष्पी पादप हैं उसमें जो युग्मोद्भिद हैं, यानी गैमेटोफाइट, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो आपस में मिलते हैं, फिर स्पोरोफाइट बनता है, वो एक पौधे के रूप में विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। डिप्लॉइड में 2n, टेट्राप्लॉइड में हमारा 4n और पॉलीप्लॉइड में बहुत सारे। तो
अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है या बहुगुणित होता है? तो गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड होता है और जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट हमारा द्विगुणित होता है। ठीक है, हम भी, हमारा बॉडी भी जो है वो स्पोरोफाइट कहलाता है, तो हम भी द्विगुणित हैं। क्रोमोसोम की संख्या डबल है हमारे में। वही जब मेल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट यानी ओवम बनेगा, तो वहां फिर क्रोमोसोम की संख्या हमारी आधी हो जाती है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? अगुणित, है ना। जैसे 23 तो अगुणित, और मेल से 23 फीमेल से 23 मिलकर बच्चे के शरीर में आया 46, तो वो हो जाएगा द्विगुणित। चलिए भी अगला सवाल है, एन एनिमल सेल विद न्यूमरस न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। एक ऐसा एनिमल सेल जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम सिनोसाइट कहते हैं, सिनकाइटियल कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, या ए और बी दोनों ही है? तो इसका सही आंसर हमारा है ए और बी दोनों, है ना। तो सिनकाइटियम में भी बहुत सारे केंद्रक होते हैं, सिनोसाइट के अंदर भी बहुत सारे केंद्रक की उपस्थिति होती है। द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, बात करें चाहे एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, जंतु कोशिका की बात हो या फिर पादप कोशिकाओं की बात हो, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है यानी कोशिकीय श्वसन जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सूत्रकणिका के अंदर। ठीक है, तो ये एनिमल सेल का है या फिर ये अगर प्लांट सेल कहा, पादप कोशिका की बात करी, है ना, अगर जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका की भी बात करी तो ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। वेरी गुड। चलिए भाई अगला सवाल, एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक मैकेनिकली स्टिमुलेट्स इट टू प्रोड्यूस अ हार्मोन नेम्ड। तो हम यहां पर, तो ये इस तरह से हम खाना यहां चबाते हैं, ठीक है, वाह, ठीक है, फोटो बना लिया। पहले खाना चबाते हैं, खाना चबा के हम उसे निगलते हैं, तो ये हमारा ओइसोफेगस यानी फूड पाइप से होता हुआ खाना यहां पर पहुंचता है, कहां? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये खाना यहां से होता हुआ इस स्टमक में पहुंचता है तो तुरंत यहां पर एक हार्मोन है जो सक्रिय होता है। वो हार्मोन एक संदेशवाहक होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, ये सक्रिय होता है और स्टमक में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को यानी जठर ग्रंथियों को ये सूचना देता है कि भाई खाना आ चुका है, पाचन की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो तुरंत जठर रस जो है वह स्टमक में अमाशय के अंदर आने लगता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहेंगे इंग्लिश में। तो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस आने लगता है और खाने के साथ अच्छे से मिक्स होके उसके पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर यह हार्मोन ना होता तो गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने एंजाइम्स या अपने जूस सिक्रेट नहीं करता, तो फिर पाचन नहीं होता। तो कौन सा नाम ही देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रीन, मिलते जुलते नाम। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? गैस्ट्रीन। ठीक है, चलिए जी आखिरी सवाल है 25वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड्स एंड बेस दोनों से रिएक्ट करते हो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसे अगर हिंदी में देखें तो हम इसे उभय धर्मी ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर बात करें तो बहुत कॉमन जो हमारा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। तो इसलिए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर जो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं जिंक ऑक्साइड होता तो हमारा सही आंसर बनता जिंक ऑक्साइड। तो कैसा रहा हमारा ये सेशन जल्दी से बताइएगा। और मेरे साथ आपकी क्लास काफ़ी समय बाद हो रही है क्योंकि मैं भी जरा छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन अब से आपकी रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ क्लास होती रहेगी। दिन नोट कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, समय नोट कर लीजिए दोपहर 12 बजे से। तो कल फिर मुलाकात होगी 12 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मुझे दे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।